Good morning, everyone. Today we will discuss kinds of leaves in Indian Railways. तो रेलवे में कई तरीके की छुट्टियों का प्रोविज़न है। ऑफिसर्स, स्टाफ सभी के लिए सेम रूल जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है? और ये ध्यान रखें जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, अलग-अलग जो ऑफिसेज़ हैं, तो वो अलग लीव रूल्स से बाउंड हैं और रेलवे के कर्मचारी अलग लीव रूल से बाउंड हैं, ठीक है? सेम रूल लीव रूल जो हैं वो अप्लाई नहीं होते। ठीक है, थोड़ा रेलवे थोड़ा-सा हट के है। और आज का जो वीडियो है ना, वो जो है बेस्ड वो है फॉर एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके लिए है मेनली, ठीक है? तो एलडीसी में जो अलग-अलग पोस्टों के लिए है, तो लीव से जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? 2 से 3 क्वेश्चन में हो सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि एलईबी जो है टोटल पर ईयर कितनी आपकी क्रेडिट होती है, कब क्रेडिट होती हैं, ठीक है? और कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं कि मैटरनिटी लीव को किसके साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है? सीएल के साथ में हम एलईपी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ठीक है? स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर स्टेटमेंट, फिर आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा 1 एंड 2 आर करेक्ट, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2 ये करेक्ट नहीं है, डी आ जाएगा हो सकता है ओनली 2 इज़ करेक्ट, ठीक है? तो इसी तरह के स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि इंडिया के अंदर लीव रूल्स की बात कर लें कि भारत में कौन-कौन से लीव रूल्स हैं। तो पहला है आपका कंपनी लीव रूल्स। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एमएनसी हैं, भी हैं। तो इनके अपने अलग नियम हैं। वो भी कर्मचारियों को अपने बतौर एलएपी, एलएचएपी इस तरह के ईएलवीएल देते हैं। ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है? ये है आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स, ठीक है? 1972 इसके अंदर केंद्रीय कर्मचारी आते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को जो लीव के नियम हैं वो इस रूल के तहत वो छुट्टियां दी जाती हैं। तीसरा है आपका द ऑल इंडिया सर्विसेज लीव रूल्स, ठीक है? इसमें आते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले कैडर के ऑफिसर्स होते हैं। जैसे इसमें आते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है? और किसी को गवर्नमेंट अगर ये दर्जा दे ऑल इंडिया सर्विसेज का तो प्लस वो सर्विस आएंगी। अब बात आती है कि सेंट्रल जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं ये सभी पे अप्लाई होते हैं इन ऑफिसर्स के अलावा। यूपीएससी से जो भी ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं इन ऑफिसर्स के अलावा, जैसे कि आपके इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आईटीएस हो गए, ठीक है? तो इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं उन सब पे ये लागू होंगे। तो ऑफिसर्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी सभी पे स्टाफ पे लागू होते हैं। तो ये हमारे किसी काम के नहीं है तीनों ही। हमारा जो काम का है, जो हमें याद रखना है, लीव रूल जो हमारे रेल के कर्मचारियों पे लागू होता है, ऑफिसर्स पे लागू होता है, वो होता है रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज्ड लीव रूल्स 1949। ये हमें याद। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हमारे जो मतलब रेल कर्मचारी पे कौन से लीव रूल लागू होते हैं, तो वो है रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज्ड लिबरलाइज्ड ठीक है, लिबरलाइज्ड लीव रूल्स 1940। नेक्स्ट रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज्ड लीव रूल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा-थोड़ा। तो ये है कि जो कर्मचारी 1 फरवरी 1949 के बाद रेल के अंदर भर्ती हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, उनके ऊपर ये नियम प्रभावी होंगे, लागू होंगे। दूसरा है कि क्या लीव राइट है कर्मचारी का, तो हम कहेंगे इस नियम के तहत लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट। तो कोई भी एम्प्लॉई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे लीव उसने अप्लाई की और उसको लीव मिलनी ही चाहिए, ठीक है? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी जो है वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लीव उसको देनी देनी उसका राइट नहीं है। सेकंड, लीव कब शुरू होती है, कब इसको माना जाता है कि अब खत्म हो गई, कोई भी बंदा लीव पे जाएगा तो उसको अपना चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज देना और चार्ज वापस लेना, यहाँ तक के पीरियड को माना जाता है कि ये लीव पे हुआ आप, ठीक है? नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं स्पेशल नोट के तौर पे। ये इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है स्पेशल नोट अगर जो हमने बनाया है इसमें। एक किसी भी कर्मचारी को कंटिन्यूअस
तो लगातार कितने पीरियड की छुट्टी दी जा सकती है? तो रेल के अंदर मैक्सिमम आपको 5 साल तक की छुट्टी दी जा सकती है। मतलब अलग-अलग तरीके की छुट्टी है। जैसे आपने 300 छुट्टी एलएपी इकट्ठी कर रखी हैं, कुछ आप एलएचएपी भी यूज़ कर ली, सिक पीरियड भी दे दिया आपने, मैटरनिटी, पैटर्निटी कुछ भी आप जो भी लीव लेना चाहते हो, तो उसमें टोटल 5 साल के पीरियड के ही कंटिन्यूअस रेलवे छुट्टी पे आपको जाने के लिए बोल सकती है, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि हाउ मेनी डेज़ कंटिन्यूअस पीरियड लीव्स कैन बी सैंक्शन्ड फॉर रेलवे एम्प्लॉयी या रेलवे स्टाफ? तो 5 साल मैक्सिमम, ठीक है, 5 ईयर्स। दूसरा ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, लीव आपका राइट नहीं है, आपकी लीव आपने अप्लाई की, आपको रिफ्यूज़ किया जा सकता है कि यू यू कैन नॉट टेक लीव, ठीक है? तीसरी चीज़ जो है आपको याद रखनी है वो है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपकी लीव के टाइप को चेंज नहीं कर सकता है। कहने का मतलब आपने लीव अप्लाई की, 2 दिन की एलएपी पे गए, ठीक है? 2 दिन की एलएपी पे आपने छुट्टी ली, उसी छुट्टी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन कर दी तो वो एलएपी ही रहेगी। लेकिन अभी आप एलएपी पे नहीं गए हो तो भी आप रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हो कि नहीं मुझे इन 2 दिन की एलएपी चाहिए। मैं एलएपी नहीं चाहता हूँ, मुझे सीएल कर दो, तो सीएल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे आप छुट्टी गए और आप छुट्टी से आ भी गए, एलएपी ली थी आपने और एलएपी से छुट्टी के बाद आपकी एलएपी तो हो गई थी सैंक्शन, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे एलएपी नहीं चाहिए, सीएल चाहिए। तो उस केस में भी आपकी अल्टर हो सकती है, लेकिन ये तब दी जा सकती है जिस दिन आप छुट्टी से वापस आए हो उसके नेक्स्ट 30 डेज के भीतर भीतर आपको रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी अपने ऑफिसर, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कि मेरी जो छुट्टी है उसको एलएपी कंसीडर ना करके सीएल कंसीडर कर लिया जाए या कुछ अदर काइंड ऑफ लीव कंसीडर कर लिया जाए। तो ये आपको विद इन 30 डेज करना पड़ेगा। अगर 30 ईयर्स से अबव हो गए तो उसके बाद ये पीरियड जो है एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो फिर आपका लीव का काइंड है वो चेंज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, अब ये हमने एक इस पूरी स्लाइड पे पूरा बता रखा है कि कितने तरीके की मोटे तौर पे जो है लीव्स रेल में मिलती हैं। पहली है आपकी सीएल, तो ये सभी जानते हैं कैजुअल लीव है, ठीक है। दूसरी है आपकी लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है, ये इसको कई जगह ईएल भी बोलते हैं। एलएचएपी ये होती है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इसको जनरली सिक लीव बोलते हैं कई बार, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट पे दी जाती है, आप मेडिकल सिक पे हो, रेलवे सिक पे हो तो एलएचएपी आपकी मिलती है, ठीक है। पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव पैतृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश मैटर्निटी लीव, ये होती है सीसीएल चाइल्ड केयर लीव, तो ये मिलती हैं जनरली लेडीज जो कर्मचारी हैं उनको। और अगर सिंगल पेरेंट हैं उस केस में पैटर्निटी पैटर्निटी लीव नहीं, मतलब मेल जो है रेलवे सर्वेंट को भी सीसीएल मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएएल, ये है चाइल्ड अडॉप्शन लीव, मतलब आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो इसके भी कई रूल्स होते हैं कि आपने बच्चा 1 साल का अडॉप्ट किया है, 6 महीने का किया है या किस तरह का है, तो कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो वो सब है चाइल्ड अडॉप्शन लीव। स्पेशल कैजुअल लीव, तो स्पेशल कैजुअल लीव आपकी मिलती है अलग अलग तरीके से मिलती है कि आपको कई तरीके की जो पीएनएम मीटिंग हो गई आपकी, ठीक है, आपको वोट डालने जाना है लोकसभा या अपने स्टेट असेंबली इलेक्शन होने हैं, ठीक है, तो उस केस में और भी बहुत सारे जो है स्काउटिंग हो गई, कल्चरल इवेंट्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन है। स्टडी लीव, आपको स्टडी पे जाना है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा कि आपको छुट्टी मिलनी या नहीं मिलनी। ईओएल ये होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप अप्लाई कर सकते हो, आपके खाते में छुट्टी होते हुए भी ईओएल आप अप्लाई कर सकते हैं। ईओएल एक तरह से इसको बोलते हैं जनरली लीव विदाउट पे, एलडब्ल्यूपी। एलएनडी लीव नॉट ड्यू, जब आपके खाते में कोई छुट्टी नहीं है तो ये एडवांस छुट्टी मान लो आप, किसी भी रेल कर्मचारी के खाते में कोई छुट्टी नहीं है तो वो एलएनडी के लिए अप्लाई करेगा, लीव नॉट ड्यू। स्पेशल लीव ये जनरली होती हैं कि जनरली जैसे कोई सेक्सुअल हरासमेंट का किसी लेडीज ने कोई आरोप लगाया है तो उसकी जो इंक्वायरी होगी उस दौरान स्पेशल लीव उस लेडी कर्मचारी को दी जा सकती है कि स्पेशल लीव, ठीक है। कम्यूटेड लीव, ये भी आपकी एलएचएपी लेते हैं तो उसको कम्यूट कराना होता है। WRIIL ये जो है ये है आपकी वर्क रिलेटेड, इसकी जो फुल फॉर्म है ये याद रखना, वर्क रिलेटेड
इलनेस, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। तो ये जनरली आपने सुना होगा IOD या HOD। तो IOD होता है इंजर्ड ऑन ड्यूटी, या HOD बोलते हैं इसको जनरली हर्ट ऑन ड्यूटी, हर्ट ऑन ड्यूटी। तो वो ये वही लीव है, WRI। इसका नाम अभी चेंज कर दिया, इसको WRIIL कर दिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप फुल फॉर्म याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी CCL। CCL आपकी कंपनसेटरी कैजुअल लीव, इसको CR भी बोलते हैं, कंपनसेटरी रेस्ट। कहने का मतलब कोई कर्मचारी संडे या कोई भी वीकली ऑफ है उसमें अगर ड्यूटी करता है तो उसको ये CCL दिया जाता है। LPR ये होता है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो कर्मचारी लीव पे जाना चाहते हैं अपनी LAP अपने खाते से, तो उनको जनरली LPR बोला जाता है, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। फिर आती है अप्रेंटिसेस। तो रेलवे में दो तरीके के अप्रेंटिस आते हैं। पहला अप्रेंटिस जो परमानेंट एम्प्लॉई के तौर पे आगे वर्क करेंगे, उनकी ट्रेनिंग पीरियड पे वो अप्रेंटिस की तरह उनको एक्ट किया जाता है। तो टेक्नीशियन भर्ती होते हैं, SSC JEE लेवल पे भर्ती होते हैं, ठीक है। तो इन सबको अप्रेंटिस बोला जाता है। और दूसरे होते हैं ट्रेड अप्रेंटिस बोलते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस क्या होते हैं? ये होते हैं आपके जो 1961 का जो एक्ट है उसके तहत 4 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए इनको एज ए टेक्नीशियन टाइप भर्ती किया जाता है। उस इनको भी छुट्टियों का प्रोविजन है, इनको भी LAP LHP मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन एक एक लीव को देखेंगे और समझेंगे इनके बारे में थोड़ा, कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है वो पोर्शन हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहली आपकी कैजुअल लीव, जिसे CL बोलते हैं। तो CL जो है वो है एक नॉट ए रिकॉग्नाइज लीव, मतलब इसको लीव कंसीडर ही नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसका कोई बेसिक औचित्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब आपको कोई सडन कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गई, पैदा हो गई कि आप ड्यूटी पे नहीं आ सकते या ड्यूटी आने में लेट हो गए, तो उस केस में आपको ये छुट्टी का प्रावधान है, ठीक है। तो CL जो है वो एक रिकॉग्नाइज लीव नहीं है, तो किसी भी छुट्टी के साथ आप साथ में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिक है, इसको छुट्टी नहीं माना जाता है, तो माना क्या जाता है? माना ये जाता है कि आप ड्यूटी पे आपको बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी से बिल्कुल ही लीव पे हो। ड्यूटी पे लीव पे हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन आपकी कोई पेमेंट नहीं कटेगी और आपको एब्सेंट नहीं माना जाएगा कि आप एब्सेंट नहीं हो ड्यूटी से। तो इसके दो ही चीज़ होती है, एब्सेंट नहीं कटेगी, एक आपकी सैलरी नहीं कटेगी, बाकी इसको कोई छुट्टी नहीं मानी जाती है, ठीक है। हालांकि इस छुट्टी को कोई रोकता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मना भी कर सकती है, ऐसा भी नहीं है कि आपको छुट्टी ये मिल ही जाए। कौन सैंक्शन करेगा? CL। तो जितने भी सीनियर सुपरवाइजर SSC इंचार्जेस होते हैं वो अपने स्टाफ को CL सैंक्शन कर सकते हैं। ऑल ऑफिसर जिनके अंडर स्टाफ काम कर रहा है उन सबको ये क्या कर सकते हैं? सैंक्शन कर सकते हैं CL कैजुअल लीव। अब किसको कितनी CL मिलती है? तो जो स्टाफ इंजॉय करता है ऑल पब्लिक हॉलीडेज, जनरली डिविजनल जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं, जोनल हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं स्टाफ, वही नौकरी कर रहे हैं, वर्कशॉप के स्टाफ, अप्रेंटिस, तो इन सबको मिलती है एक कैलेंडर ईयर। मतलब कैलेंडर ईयर का मतलब है जनवरी से दिसंबर, ठीक है, जनवरी से दिसंबर। तो इसमें 8 दिन की छुट्टी का जो है CL का तो दिया जाता है। हालांकि इनको 2 RH भी दिए जाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। तो CL जो है 8 मिलती हैं, और 8 कौन से स्टाफ को मिलती हैं? जो जनरली मंडल स्तर पे या जोनल स्तर पे पोस्टेड है, उन स्टाफ को मिलती है। और बाकी जो लाइन पे स्टाफ होते हैं, लाइन स्टाफ बोलें या फील्ड स्टाफ बोलें, ठीक है, फील्ड स्टाफ जो है उनको मिलती हैं आपकी 10 दिन की CL कैजुअल लीव। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कैजुअल लीव के बारे में, कि हाफ डे CL भी आपको मिल सकती है अगर आप अप्लाई करेंगे। लेकिन हाफ डे CL उसी केस में मिलेगी जब वहाँ पे 2 पीरियड की वर्किंग होगी किसी दिन की। 2 पीरियड का मतलब है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ 2 पीरियड की वर्किंग होगी, तो वहाँ तो हाफ डे CL आपकी कंसिडर होगी। मतलब आप या तो सेकंड हाफ में नहीं आए या आप फर्स्ट हाफ में नहीं आए,
लेकिन जहाँ सैटरडे हाफ डे है, कई जगह होता है सैटरडे हाफ डे है और उस टाइम आप कह रहे हो कि मैं हाफ सी एल लेना चाहता हूँ, नहीं नहीं, उस केस में आपको फुल सी एल ही लेनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सी एल कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, तो अभी बताया कि रिकॉग्नाइज्ड लीव नहीं है, इसको कोई लीव मानता नहीं है, तो कंबाइन करने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसको किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ हैं उनके साथ इसको कंबाइन किया जा सकता है, वो है कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, जो कि खुद में ही एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड लीव है, तो इसके साथ कर सकते हैं। दूसरी आपकी स्पेशल कैजुअल लीव, तो जब भी आप सी आर लेंगे, भी मैंने बताया था कि सी सी एल या सी आर क्या होती है कि कोई भी स्टाफ ग्रुप सी और ग्रुप डी का अगर वो संडे या कोई हॉलीडे को, पब्लिक हॉलीडे को ऑफिस आता है, तो उसको रेस्ट दिया जा सकता है, और वो रेस्ट एक साथ, अगर वो कई संडे हो गए हैं और कुछ पब्लिक हॉलीडे पे आया है वो 3 से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि इकट्ठा उसको 5 दिन, अगर 5 आए तो 5 दिन का सी आर दे दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 सी आर एक साथ दिए जा सकते हैं एट ए टाइम, और पहले इसको सी आर अवेल करना पड़ेगा, देन सी आर लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब उसके 2 सी आर हैं तो पहले 2 सी आर लगाओ 2 दिन, प्लस फिर सी एल लगाओ। अगर 3 दिन छुट्टी जा रहा है तो 2 सी आर प्लस 1 सी एल, अगर 4 दिन जा रहा है तो 2 सी आर प्लस 2 सी एल, इस तरह से मतलब उसको छुट्टी दी जाएगी एज पर रूल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम जो सी आर या सी सी एल कितनी अवेल कर सकता है कोई भी कर्मचारी, तो मैक्सिमम 3 सी आर अवेल कर सकता है एट ए टाइम। दूसरी बात आपकी है सी एल लैप्सेस एट द एंड ऑफ ईयर, तो 31 दिसंबर जो कैलेंडर ईयर का लास्ट डेट होता है, इसमें आपकी सी एल क्या होती है, लैप्स हो जाती है। अगर आपको जैसे 10 सी एल मिली फील्ड स्टाफ को और आपकी 3 सी एल बची रह गई, उसने अवेल नहीं की पूरी साल भर, तो 31 दिसंबर के बाद ऐसा नहीं है कैरी फॉरवर्ड होंगी, ये वहीं की वहीं फिनिश हुई। दूसरा हमने ये पॉइंट नोट कर लिया। अब देखें एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी मिडिल ऑफ द ईयर में ज्वाइन करता है, कहने का मतलब है कि फरवरी में ज्वाइन किया तो भी उसको जैसे 10 सी एल मिली तो 10 मिलेगी, या 8 मिली थी तो 8 मिलेगी। जुलाई में ज्वाइन करता है तो भी उसको अगर 10 मिली थी तो 10 सी एल मिलेंगी, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक वैलिड रहेंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो नया साल आ ही जाएगा। अगर वो अक्टूबर में ज्वाइन करता है तो भी उसको पूरी की पूरी 10 सी एल मिलेंगी। हाँ, ये थोड़ा सा नोट करने वाली है कि अगर वो बंदा दिसंबर में ज्वाइन किया, 10 दिसंबर को ज्वाइन किया, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो उसको पूरी की पूरी 10 सी एल दे सकता है और चाहे तो कम भी कर सकता है। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता, इलॉजिकल हो जाएगा कि यार लास्ट में बंदा 10 दिन के लिए है और 10 दिन के लिए भी उसको छुट्टी मिल जाएगी, तो इस थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कम कर सकता है छुट्टी चाहे तो, और दे भी सकता है। और सी एल की जो सबसे खास बात है कि ये सैंडविच लीव नहीं है, कहने का मतलब है कि आप फ्राइडे को छुट्टी पे थे, सैटरडे आपका ऑफ था जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, संडे आपका छुट्टी है ही, प्लस आप मंडे को भी छुट्टी पे थे, ठीक है, आप मंडे को भी छुट्टी पे थे, तो उस केस में आपकी कितनी सी एल लगेंगी, एक सी एल और इधर सी एल, तो आपकी 2 सी एल ही लगेंगी, 2 छुट्टी ही मानी जाएंगी। ये सैंडविच नहीं कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये जो सैटरडे संडे बीच में आ रहे थे ये छुट्टी कंसीडर नहीं की जाएगी। लेकिन एल की केस में ऐसा नहीं होता है, अगर आपने यहाँ एल ली है और यहाँ पे एल ले लिया आपने, तो छुट्टियाँ 2 एल नहीं होंगी आपकी, 1 2 3 4, कहने का मतलब सैंडविच हो गई छुट्टी। तो ये सी एल इज नॉट ए सैंडविच लीव, ये सैंडविच नहीं करती सैटरडे और संडे को, ये इनको, ठीक है, सैंडविच नहीं करती है। तो टोटल यहाँ 4 एल लेनी पड़ती है, तो अब इस केस में कितनी छुट्टियाँ लेनी पड़ रही हैं आपको, 2 सी एल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सी एल एक सैंडविच लीव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल कैजुअल लीव, एस सी एल, स्पेशल कैजुअल लीव। तो ये भी इसी तरह की लीव है जो सी एल है, रिकॉग्नाइज लीव, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पर्पज के लिए होती है। इसमें बहुत सारे पर्पज हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्पज हैं वो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो है कि आपको वोट कास्ट करना है, लोकसभा के इलेक्शन वाले हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन है किसी स्टेट के, तो उस केस के लिए अगर उस दिन हॉलीडे नहीं है, संडे नहीं है या कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, तो एक दिन की आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। अगर आपको रेलवे सेंटर पे ब्लड डोनेट करना है वॉलंटरली, ठीक है, आप इच्छुक हो
आप एक खुद से डोनेट करना चाह रहे हो तो रेलवे सेंटर पे, तो आपको एक दिन की छुट्टी, वही सेम चीज़ है, अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे संडे नहीं है तो आपको एक दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। आप किसी एम्प्लॉय को जिसका डी&आर केस है, एसएफआई मिली हुई है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, उस केस में आप क्या कर रहे हो, उसको असिस्ट कर रहे हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ हेल्प कर रहे हो, उसके कुछ अदर जो है प्रिपरेटरी वर्क में सेट कर रहे हो कि उसको किस तरह से, उसका मतलब कहने का मतलब आप तो असिस्ट कर रहे हो एम्प्लॉय को। तो उस केस में आपको मैक्सिमम 3 डेज की जो है स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी, पर केस मिलेगी। डी&आर केस आप जैसे 2 हैंडल कर रहे हो तो आपको 6 छुट्टियाँ मिलेंगी, लेकिन एक केस के 3 दिन की। और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अगर आप स्पोर्ट्स के जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ मैक्सिमम 90 डेज़ की मिल सकती है। अगर आप यहीं स्टेट लेवल में ही कोई पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें कम दिन की, मतलब 30 डेज़ की मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम 90 डेज़ की मिल सकती है आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट कर। कल्चरल स्काउटिंग एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो मैक्सिमम 30 डेज़ की मिल सकती है। रिपब्लिक परेड्स में अगर आपको बुलाया गया है, वहाँ पार्टिसिपेट करो तो भी ये स्पेशल कैजुअल लीव आपको मिलेगी। अदर आपके जैसे डिविजनल लेवल पे पीएनएम वगैरह मीटिंग होती है, तो यूनियन के जो होते हैं बंदे, उनको बुलाया जाता है पीएनएम में। तो ये होती है आपकी परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी। तो पीएनएम की जो मीटिंग होती है ये जनरली क्या होती है, स्टाफ के वेलफेयर के लिए होती है। जो प्रशासन और रेल के स्टाफ, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो डिस्कस करने के लिए ये मशीनरी काम करती है। और डिविजनल लेवल पे ये 2 महीने में एक बार होती है, और जोनल लेवल पे ये 3 महीने में एक बार होती है, मतलब क्वार्टरली होती है, ठीक है। और जैसे ही आपकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस की बेस पे आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। ग्रांटेड बाई एचओडी ये है आपकी बंद, कर्फ्यू, फ्लड, एनी अदर डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब है कि आपकी ऑफिस की डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है और आप ऑफिस नहीं आ सके, लेकिन ऑफिस आने के रीज़न क्या है, रीजन अगर आपका खुद का है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, तो वो तो सीएल कंसीडर होगी। लेकिन आप अगर रीजन्स की वजह से नहीं आ सके, जैसे कि आपको किसी बस से आना था या किसी ट्रेन से आना था, वो किन्हीं कारणों से लेट हो गई या बस खराब हो गई बीच रास्ते में, तो आपको स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। या बाढ़ आ गई या कर्फ्यू लग गया, तो उस केस में भी आप कर सकते हो कि एचओडी जो है आपके, वो आपको ग्रांट कर सकते हैं स्पेशल कैजुअल लीव। इस ये जो सिचुएशन है इसमें कि जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब बाधित हो गई, ये आपके बस का नहीं था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। जो टीए पर्सनल होते हैं, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, वो रेल कर्मचारी अगर वो एनुअल कैंप ज्वाइन करने जाते हैं तो 6 दिन के कैंप के लिए प्लस आने जाने के लिए टू एंड फ्रो, ये सब स्पेशल कैजुअल लीव उनको दी जाती है। अटेंडिंग कोर्ट्स, कोर्ट में अगर आप जाते हो, आपकी पेशी है, कोर्ट से सम्मन आया है, जो भी है रेल रेल से संबंधित, तो उसके अटेंडेंस पे आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। टू अटेंड वर्क मीटिंग्स, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है रेलवे की, तो इनमें जो ऑफिस पीरियड हैं उनके लिए मिलती है 15 दिन, प्लस कहीं दूर ऑफिस के काम से, सोसाइटी के काम से जाना, टू एंड फ्रो के लिए ये छुट्टियां मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं हम सीसीएल की। तो अभी सीएल देख ली हमने और स्पेशल कैजुअल लीव देखी, अब है आपकी सीसीएल, कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, या इसको कई बार बोला जाता है कंपेंसेटरी रेस्ट। किसको मिलती है, कौन कौन एलिजिबल है, तो ग्रुप सी का स्टाफ और ग्रुप डी का स्टाफ, और ग्रुप डी तो कोई है नहीं, तो ग्रुप सी का ही स्टाफ एलिजिबल है। सुपरवाइजर्स जो भी होते हैं, जैसे कि आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गए या कोई और सुपरवाइजर, तो वो इसके लिए एलिजिबल। तो कौन करता है, स्टाफ जो अटेंड करते हैं संडे को या गजटेड हॉलीडेज होते हैं, तो अगर ऑफिस अटेंड करते हैं उनको बुलाया जाता है कि आपको आना है, कोई किसी भी वजह से, ऑफिस वर्क की वजह से, तो उनको फिर उसके एवज में किसी और दिन छुट्टी देनी पड़ती पड़ती है, उसी को बोलते हैं सीआर, कंपेंसेटरी रेस्ट। कंपेंसेटरी रेस्ट को जिस दिन आपको बुलाया गया है, जैसे जिस संडे को बुलाया गया है, उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको उसका सीआर जो है ना अवेल करना है, 1 महीने के। अगर आप नहीं ले पाए तो ये लैप्स हो जाए, तो ये विशेष ध्यान रखना। और मैक्सिमम 3 डेज सीआर को आप अवेल कर सकते हैं एक बार में।
जैसे एक संडे को या किसी और पब्लिक हॉलीडे को आप आए थे, 3-4 इकट्ठे हो गए, तो उनको 3 को ही आप एक साथ ले सकते हैं। 4-5 इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको नहीं ले सकते, तो बाद में आप ले सकते हैं। इसको कंबाइन किया जा सकता है विद एनी काइंड ऑफ लीव, बट सीआर इज टेकन फर्स्ट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी छुट्टी के साथ आप सीआर को ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले सीआर लेना पड़ेगा। जैसे हमने अभी बात की थी कि सीएल ले रहे हो, सीआर के साथ कंबाइन कर सकते हैं सीएल को, लेकिन पहले आपको सीआर लेना पड़ेगा। सुपरवाइजरी स्टाफ है, उनको तो ये छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन उनको कन्वीनियंस चार्ज ले सकते हैं, वो क्लेम करेंगे तो वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपकी छुट्टी लीव फॉर अप्रेंटिसेस। तो अभी वी हैव डिस्कस्ड कि 2 तरीके के अप्रेंटिस रेलवे में आते हैं। एक आते हैं आपके जो परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, और एक होते हैं ट्रेड अप्रेंटिस। तो उनको अंडर एक्ट 1961 के तहत रेल में फॉर 1 ईयर के लिए लगभग उनको भर्ती किया जाता है एक तरह से। तो इनको क्या मिलती है, जो अप्रेंटिस होते हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस एसएससी जेई, तो इनके लिए जो छुट्टी का प्रावधान है वो है एलएपी। तो वो मिलती है 16 डेज इन एक कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी से दिसंबर के बीच में, वही सेम है जैसे सबको मिलती है वो इनको मिलती है। अब दूसरा आता है आपका एलएचएपी। एलएचएपी मिलती है 20 डेज। तो नॉर्मली जो स्टाफ को कितनी मिलती है, परमानेंट एम्प्लॉय को एलएपी मिलती है 30 डेज। एलएचएपी तो 20 ही मिलती है, तो 20 ही मिलती है, लेकिन यहाँ एलएपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अप्रेंटिस को कितनी मिलती है, 16 डेज। दिस इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड अप्रेंटिस को कितनी मिलती है, इनको 12 दिन की मिलती हैं एलएपी, और एलएचपी मिलती है 15 डेज। नेक्स्ट है आपकी एलएपी, सबसे इंपॉर्टेंट लीव, जो सभी कर्मचारी सबसे ज्यादा अवेल इसी को करते हैं, एलएपी को, लीव ऑन एवरेज पे। तो रेल में परमानेंट हो गए, टेम्पररी एम्प्लॉय हो गए, रेलवे स्कूल का जो स्टाफ होते हैं, रेलवे स्कूल खुले हुए हैं उनके स्टाफ को, टीचर्स होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उन सबको जो छुट्टियां मिलती हैं, ये एलएपी सबको मिलती है, परमानेंट हो, टेम्पररी हो, स्कूल का स्टाफ हो। इसके लिए क्या क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं पहले। परमानेंट और टेम्पररी को क्या क्या मिलती है, 2.5 एलएपी मिलती है पर मंथ। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको कितनी मिल जाएंगी, 30 एलएपी ने कैलेंडर ईयर। क्रेडिट कब होती है, ये एडवांस में क्रेडिट हो जाती है एवरी जनवरी और एवरी जुलाई के पहली तारीख को आपको 15-15 दिन का क्रेडिट मिलता है। तो टोटल एक साल का क्रेडिट कितना हो गया, 30 डेज का, 30 डेज का एलएपी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पर मंथ एलएपी कितनी क्रेडिट होती है रेल कर्मचारी को, तो मिलती है 20, तो 2.5 एलएपी मिलती है। मैक्सिमम एलएपी कितनी इकट्ठी कर सकते हो, जैसे आपने छुट्टी नहीं ली, 30 दिन की, एक साल की हो गई, तो आप 20 साल सर्विस होगी, तो क्या 600 एलएपी आपकी इकट्ठी हो सकती हैं, तो नहीं। एक्यूमुलेट मैक्सिमम आपकी 300 होंगी, 300 से ज़्यादा जब भी जाएंगी वो आपकी लैप्स होती जाएंगी। तो मैक्सिमम जो एलएपी आप इकट्ठी कर सकते हो कि आप छुट्टी नहीं ले रहे हो, तो 300 डेज पे जा सकते हो। मैक्सिमम एलएपी कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम। तो अभी बात हुई कि 300 दिन की तो आप इकट्ठी कर सकते हो, क्या 300 दिन की एक साथ छुट्टी पे जा सकते हो। एलएपी जो मैक्सिमम ग्रांट हो सकती है वो मैक्सिमम हो सकती है 180 डेज की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम एलएपी कितनी ग्रांट हो सकती है एट ए टाइम, तो एक साथ 180 डेज। अब बात कर लेते हैं कि रेलवे स्कूल स्टाफ को कितनी छुट्टी मिलती है। रेलवे जो स्कूल की स्टाफ है उसको मिलती है आपकी 10 दिन की, काफ़ी कम छुट्टी मिलती है। लेकिन ये कम नहीं है, क्योंकि इनको अदर तरीके की बहुत छुट्टी मिलती है, जैसे समर वैकेशन हो गई, विंटर वैकेशन हो गई, होली दिवाली पे जो मिलती हैं छुट्टियां वो अलग है। इनको छुट्टियां उस हिसाब से, इनको 10 एल इन कैलेंडर ईयर, तो 10 कैसे मिलती हैं, 5 मिलेंगी आपकी 1 जनवरी को और 5 मिलेंगी आपकी 1 जुलाई को। तो 2 महीने वो, ये सेम है, प्रोसीजर सेम है, जनवरी और जुलाई। तीसरी चीज़, मैक्सिमम 30 एलएपी इनको मिल सकती हैं, लेकिन अगर इन्होंने कोई वैकेशन अवेल नहीं की है, तो जैसे समर विंटर ये वैकेशन अगर इन्होंने अवेल नहीं किए, तो इनको 30 डेज एलएपी मिल सकती हैं, जैसे अदर रेलवे कर्मचारी। ये भी मैक्सिमम कितनी अकोमोलेट कर सकते हैं, 300 डेज अकोमोलेट कर सकते हैं। एलएपी में सैंक्शनिंग पावर क्या है, कौन सैंक्शन कर सकता है एलएपी, ठीक है। सैंक्शन कौन कर सकता है एलएपी, नॉन गैजेटेड स्टाफ की बात कर लेते हैं। सीनियर सुपरवाइजर कर सकते हैं अपने स्टाफ की,
जो एसएससी इंचार्ज हैं या CWLI इंचार्ज हैं, तो वो कितनी कर सकते हैं छुट्टियाँ? वो कर सकते हैं आपकी मैक्सिमम 15 दिन की इन एक कैलेंडर ईयर। ये थोड़ा-सा ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन एक बार, किसी कर्मचारी एक बार 9 दिन कर दी एक कैलेंडर ईयर में, ऐसे नहीं कर सकते आप सैंक्शन। मैक्सिमम 15 डेज़ आप कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा ध्यान रखें सीनियर सुपरवाइज़र, एसई इंचार्जेस, CWI कि अपने स्टाफ को वो एक कैलेंडर ईयर में कितने दिन की छुट्टी दे सकते हैं? 15 डेज़ मैक्सिमम। जूनियर स्केल असिस्टेंट ऑफिसर जो हैं, जैसे POST, AEM, AME, EN जो भी हैं, ठीक है? ये कितनी कर सकते हैं? अप टू 30 डेज़ किसी अपने अंडर जो कर्मचारी उनको छुट्टियाँ सैंक्शन कर सकते हैं LAP। सीनियर स्केल जो DPO, DST, DN, DME रैंक के बंदे होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो 45 डेज़, अप टू 45 डेज़ सैंक्शन कर सकते हैं। JEG जो ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर DST, सीनियर DPO, सीनियर DN, इनको फुल पावर है LAP सैंक्शन करने की, जो भी स्टाफ इनके अंडर काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही। तो आगे की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अदर लीव्स के बारे में, और जो भी रिक्विजिट और जो भी ड्यू रूल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो LDCE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो सभी फैक्ट्स वी विल ट्राई टू लर्न। ओके, थैंक यू।